देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। जम्मू कश्मीर में हरकत हुई है और जिस तरीके से कायरों ने हरकत की है उसके बाद से जहां पूरे देश में कहीं ना कहीं मरमाहट दिखाई पड़ रही है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सारी चीजों को देखा जाएगा। केंद्र सरकार की बातचीत की जाए तो लगातार इस बात के दावे किए जा रहे हैं कि इस बार किसी भी स्थिति में आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल पहले भी कई खड़े होते रहे हैं और इस बार की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कई सवाल अभी भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम झारखंड की जैसे राज्य की चर्चा करते हैं तो ऐसे मौकों पर भी बयानों कई बौछार देखने को मिलती है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आखिर बयानों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। जब राष्ट्रहित देश हित की बात आती है तब भी इस तरह के जब हल्के बयान आने लगते हैं तब तो सवाल खड़े होते ही हैं। इस बार भी कुछ झारखंड में कुछ इसी तरह के बयान आते नजर आ रहे हैं और ऐसे मौके पे साफ तरीके से कहा जा सकता है कि आखिर कब आएंगे बयानबाज। तो ये मामला पूरा इस तरह का देखा गया है कि हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो राज्य के कुछ मंत्रियों ने, बड़े नेताओं ने और कई ऐसे राजनीतिक जगत से लोगों ने ये ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर के चर्चा हुई है। लेकिन जब देश हित की बात होने लगी तब भी कहीं ना कहीं बयान आते जा रहे हैं और इन बयानों को लेकर के इस बात की चर्चा है कि कम से कम ऐसे मौकों पर तो बयानबाज थोड़ा संयम बरतें। जरा एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन झारखंड की सियासी जमात का अलहदा किस्सा है। पहले यहाँ के एक मंत्री महोदय का बयान सुनिए। हमला कश्मीर की घाटी में हुआ और इस्तीफा हिमाचल के सीएम से मांग रहे। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सुदीप सोनू नगर विकास मंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के इस बयान पर उनके जीके को लेकर सवाल उठा तो मंत्री महोदय व्यंग्य का व्याकरण समझाने लगे, पत्रकारों को भी नसीहत दी। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं और कुछ कुपड़े लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य यह है कि ये कुपड़ों की जमात जो है ना, यही ज्यादा दिखती है। हमारी पत्रकार बिरादरी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसने 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात नहीं की। आखिर यह विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? पत्रकार नेताओं का काम करने लगे तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। रूप से यह है कि इस घटना की जवाबदेही जिन पर होनी चाहिए थी उससे न देश के मीडिया ने पूछा न और लोगों ने पूछा, तो हमने आपका थोड़ा सा काम किया। दूसरी तरफ मंत्री सुदीप सोनू के बयान को लेकर बीजेपी ट्विटर पर भी हमलावर दिखी। विधायक सीपी सिंह कह रहे हैं कि सुदीप सोनू हिंदू विरोधी नेताओं के संगत में आकर मानसिक संतुलन खो रहे हैं। बाबूलाल ने कहा मंत्री ने बेशर्मी की सीमा लांघ दी तो बीजेपी के बाकी नेता उनकी बुद्धि पर तरस खा रहे हैं। उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कांग्रेस शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री से वो इस्तीफा मांग रहे थे। जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनको थिंक टैंक मानते हों, उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग, संसदीय कार्य विभाग, नगर विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के जो मंत्री हों, उनकी बुद्धि का स्तर देखकर झारखंड के लोगों को एक बार निश्चित रूप से लग रहा होगा कि ये सारे मंत्रालय आखिर कैसे अक्षम लोगों के हाथ में है। मंत्री के जीके को नोट ओके कहने वाली बीजेपी पहलगाम जैसी आतंकी घटना के बाद खुद क्या कर रही है देख लीजिए। देश के 26 परिवारों के घर में मौत का मातम है और बीजेपी के नेता संविधान और शरीयत के नाम पर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार तुष्टीकरण के प्रावधानों को पार कर दी है और कहीं न कहीं इनके मन में संविधान से ज्यादा शरीयत का कहीं न कहीं भाव है। ये संविधान पॉकेट में रखने वाले लोग हैं, हम दिल में संविधान रखने वाले लोग हैं और दिल में शरीयत रखने वाले लोग हैं। ऐसे सरकार को, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने के लिए आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हम लोग। बीजेपी के नेताओं से पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ट्विटर पर अशांत महासागर बने हुए थे। कभी कलमा सीखने का तंज कसते रहे तो कभी नेहरू को खलनायक बताते रहे। ये सब उस समय हो रहा है जब पूरा देश कश्मीर में पाकिस्तान के किए कत्लेआम का इंतकाम मांग रहा है। लेकिन सियासतदानों की जमात का एक ही मजहब है, राजनीति। लेकिन इस राजनीति पर किसी को शर्म नहीं आती।
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बार फिर से बयान देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे बयान जब ऐसा मौका है जब पूरे देश में एक बार इस बात की चर्चा है कि पूरा देश एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब दे, और ऐसे मौके पे बड़ी ही संवेदनशील विषय पे अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जिन मुद्दों की बातचीत करेंगे उसमें सबसे अहम बात कही जा सकती है कि इस तरह के बयान के आज के संदर्भ में क्या मायने हो सकते हैं, क्या या आज के संदर्भ में ये बयान जरूरी महसूस होता है। लेकिन अभी की बातचीत की जाए तो कुछ ऐसे बयान आ गए हैं जिसको लेकर आज हम भी चाहे कि चर्चा करें, जरा समझें राजनीतिक दल के लोगों से, क्योंकि ये जो मौका है देश हित की बात है, या राष्ट्र हित की बात है, और ऐसे मौके पे एकजुटता दिखाने की जरूरत महसूस होती है, चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से क्यों नहीं जुड़ा हुआ है। जब देश हित की बात आती है तो हम बराबर कहते हैं कि कोई भी बयान ऐसा नहीं हो जिसको लेकर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और खास करके पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में कुछ इस तरह की चर्चा होने लगे जिस पर अब सवाल भी खड़े होने लगे। हाल की बातचीत की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरीके से रणनीति बनी थी और उस रणनीति का खामियाजा देश के कई नागरिकों को भुगतना पड़ा, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बाद से तो कई मुद्दों पे हम बार बार चर्चा करते हैं, लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करना चाहेंगे, हम अपने मेहमानों से इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि संयम बरतेंगे, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रहित और देश हित की भी परिकल्पना की जाएगी। और इस मौके पे हम चाहेंगे कि कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाएं जिससे आज जिस समय देश चल रहा है आगे उसमें कोई ऐसी बात आए जिसपे अलग से चर्चा करने की जरूरत महसूस हो सके। बीजेपी से हमारे साथ विश्वजीत जी जुड़ रहे हैं, JLKM से विजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, RJD से हमारे साथ जफीर खान जी जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय समर जी। सभी का हम स्वागत करते हैं और सीधे चलते हैं जरा विश्वजीत जी के पास। विश्वजीत जी, अमूमन हम बातचीत जब जब करते हैं तब इस बात की चर्चा होती है कि आखिर देश में आज किस चीज की जरूरत है। जिस तरीके से ये पूरे मामले को देखा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि बयानों को लेकर अब शायद आरोप प्रत्यारोप जैसे बयान नहीं लगने चाहिए, राष्ट्रीय शोक मनाने की कोई बात कर रहा है, कोई जवाब चाह रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, इसका प्रॉपर जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन आज के संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस तरह के जब बयान आते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मनोबल भी देशवासियों का टूटता नजर आएगा। क्या लगता है आप लोग इसे जिस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के भी कई नेता कई बार कई तरीके से बयान देते नजर आ रहे हैं। राकेश जी, ये इतना दर्दनाक विषय है कि इस विषय पे टीका टिप्पणी और कटाक्ष तो होने ही नहीं चाहिए। नेताओं के सिर्फ एक स्टेटमेंट आने चाहिए, वो स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि सरकार जो कर रही है इसका आज जो इतनी दुखद घटना घटी है उसका बदला लिया जाना चाहिए, और पूरी तरह से लिया जाना चाहिए। देश के दुश्मनों को नेस्ता नाबूद करने का काम करना चाहिए, और इसमें जितने भी दल हैं, चाहे वो स्थानीय दल हैं, चाहे क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, सबको एक साथ आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि देश का रहना जरूरी है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, लेकिन देश का रहना जरूरी है। लेकिन देखिए आज विडंबना ये है कि हम किस तरह से आज झेल रहे हैं, इस आतंकवाद के दंश को झेल रहे हैं, और उसमें 26 लोग हमारे मारे जाते हैं, अनगिनत हताहत होते हैं, और वो भी आप किसी लोग बंदूक की नोक पर धर्म पूछकर पढ़ा कर मारे जा रहे हैं, मार रहे हैं, और उसके ऊपर हमारे यहाँ उस दुर्घटना की भर्त्सना करने के अलावा बाकी सब हो रहा है।
पार्टी पॉलिटिक्स एजेंडा सब चलिए भर्त्सना तो होनी चाहिए और निश्चित तौर पे हम आज इसी विषय पे थोड़ा आना चाहेंगे कि आखिर कहां कहां से किस तरीके के बयान आए हैं। निशिकांत जी का भी कुछ ट्वीट आया है, कुछ एक्स पे उन्होंने जो मैसेज किए हैं उसको किस अंदाज में लिया जाएगा। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। खास करके जेल कैंप से जुड़े हुए हैं विजय जी हमारे साथ। विजय जी, वर्तमान हालात, आपसे जब लंबी चर्चा होती है तो संविधान पे भी हम कई बार आपसे चर्चा की है, कई चीजों की चर्चा की है। विजय जी, क्या लगता है कि ये बयानवीरों को कैसे रोका जा सकता है? कोई जवाब किस तरह से मांग रहा है, कोई भी कुछ भी बोल जा रहा है, मीडिया में तमाम चीजें चली आ रही हैं और कहीं ना कहीं सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पे सारी चीजें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से दूसरे देश तक भी जाती नजर आ रही है, जो बड़े नेताओं का जो बयान आ रहे हैं। तो कभी कहा जा सकता है कि इस तरह के बयान के मायने किस तरीके से देखे जा सकते हैं, कितना संयम बरतने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए? राकेश जी, सबसे पहले तो पैनल पे बैठे हुए सभी मेहमानों का और आपके दर्शकों का मैं जोहार करता हूं। और आपने जो मूल सवाल पूछा है कि भाई ऐसे बयानवीरों को कैसे रोका जा सकता है, जिस ढंग से अभी जो पहलगाम की घटना हुई है और देश जिस संकट से गुजर रहा है, देश के लोग प्रतिशोध मांग रहे हैं, सरकार ने फौरी तौर पर जो कार्रवाई की है उसके बाद सैन्य कार्रवाई का जो डिमांड है वो देश के लोग कर रहे हैं। तो जहां देश इस बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार, सेना को मिलकर के कोई बड़ा जवाब तैयार करना है ताकि देश के लोगों को जो धक्का लगा है, देश के लोग जो मरमाहत है, उनको कुछ मरहम लगे। ऐसे हाल में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कुछ बयानवीर लोग हैं, जो बयान देकर के अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, जरूरी है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के आला कमान है और खास करके संगठन को जो देखने वाले पदाधिकारी हैं, उनको अपने ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आला कमान अगर चाहे तो इन सभी बयानवीरों को कंट्रोल किया जा सकता है। उनको समझाना चाहिए कि ये वक्त बयानों का नहीं है और कंट्रोवर्शियल बयान का तो कतई नहीं है। इसलिए हमको लग रहा है कि जो लोग इस पूरे मौके पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर, वोट बैंक को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति को रोटी सेक रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको अपने नेताओं पे लगाम लगाना चाहिए या नहीं। तो हमको लग रहा है कि ऐसे बयानवीरों को, मीडिया को चाहिए कि मीडिया फिलहाल इनको साइडलाइन करे तब तक, जब तक ये एक बड़ा और कड़ा फैसला केंद्र सरकार नहीं ले लेती है, सेना उसको अंजाम नहीं देती है। बयानवीरों के बयानों के कारण बहसबाजी बहुत हो रहा है मीडिया के अंदर, राजनीतिक हलकों में। हमको लग रहा है कि ये गैर वाजिब है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसकी जरूरत नहीं है विजय जी, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। जफीर खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी से हैं खास करके, और कई मुद्दों पे उनसे बेबाकी से हम भी बातचीत करते रहे, सामाजिक मुद्दों पे कई बार उनसे चर्चा होती रही है। जफीर जी, ये जो बयानों का दौर शुरू हो गया है नए सिरे से, समाज में देख रहे हैं कि दो भाग में बंटता भी समाज आ रहा है, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी सरकार राज्य में है, आपके कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, और कैसे देखते हैं तमाम चीजों को, और कैसे आप लोग इस पर पहल करेंगे कि इस तरह की चीजें सामने नहीं आए? जफीर जी। विदेश में बैठे तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में इसकी जो हालात अभी बने हुए हैं, ये बहुत अफसोसजनक हालात बने हुए हैं। और जो हमारे पार्टी में रहते या हमारे राज्य में या हमारे देश में रहते, जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति वाली बात करते हैं, तो इससे मैं यही कहता हूँ कि एक तरफ देश को और एक तरफ अपनी राजनीति को देखें। सबसे पहले देश को देखना होगा कि देश हमारा कहाँ जा रहा है। आज जिस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश के अंदर में घुस के इन तमाम मेहमानों को जिस तरीके से लोगों ने मारा है, कत्ल किया है, ये बहुत ही अफसोस करने वाली बात है। हम कहते हैं कि हमारे जो बॉर्डर में जो भी टीम जो तैनात है, जो सुरक्षा कर्मी तैनात है, आखिर वो क्या करे, किसकी गलतियां उसकी भी है, इसको भी देखा जाए, इसको भी नजरअंदाज न किया जाए कि ऐसे आतंकवादी हमारे बॉर्डर लाइन क्रॉस करके कैसे घुस रहे, कैसे प्रवेश कर रहे हैं। किन लोगों के, किन बड़े राजनेताओं की बड़ी होकर इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मीडिया वालों से मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, वैसे लोगों के पास तमाम मीडिया वाले प्रतिबंध लगा दे, उनके पास ना जाए, इनसे कोई फोटोग्राफ ना करे, इनसे कोई विजिट ना करे, इनसे बात ना करे, इनको इग्नोर करना शुरू कर दे, चाहे वो कितनी बड़ी राजकीय नेता हो।
फिर उनको भूल चटाने का काम हम करेंगे, तभी वो लोग सुधरेंगे। चलिए अब तो हम आते हैं, फिर कुछ मुद्दों का जिक्र भी करेंगे, कुछ बातों का भी जिक्र करेंगे। हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का एक गंभीर मुद्दा आज के समय में हम लोगों के सामने दिख रहा है, बड़ी चुनौती है देश के सामने भी, बड़े लोग खास करके जो राज्य में है, देश में है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। वर्तमान हालात में किस तरीके से सारी चीजों को देखा जा रहा है, झारखंड के संदर्भ में भी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, जब हम आपसे बात करना चाहेंगे तो? देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम बातों को अब विराम मिल गया है, क्योंकि बीते कल जिस तरह से राजनाथ सिंह के नेतृत्व में बैठक हुई और विपक्ष ने पूरी तरह का अधिकार दे दिया राजनाथ सिंह को कि वर्तमान सरकार है वो जो फैसला लेगी विपक्ष उसके साथ है। ठीक उसी तरह से आज राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कश्मीर गए। कश्मीर जाकर के वो उमर अब्दुल्ला से मिल करके और उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सरकार के साथ, सरकार अगर फैसला कुछ लेती है तो उसके साथ पूरा विपक्ष है। तो बात की बातें, जो बातें आ रही हैं कि निशिकांत दुबे ने कुछ कहा और उसने कुछ कहा, तो उसमें अब कोई दम नहीं रहा। प्रमुख विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियां इस वक्त सत्ताधारी पक्ष के साथ खड़ी हो गई है और उनके बड़े नेता जब बयान दे दिए हैं तो इस पर कुछ बात नहीं कहा है। तो दूसरी बात आपने जो कहा सुदीप सोनू के बारे में, तो झारखंड के लिए कोई नई बात नहीं है। नीरा यादव भी बिहार को देश बताने वाली मंत्री थी और वो भी शिक्षा मंत्री हुआ करती थी। तो ये सब बयानबाजी थोड़ी सी हो जाती है लोगों की और उस पर अभी कटाक्ष चल रहा है। तो ये सब चलते रहेगा, लेकिन ठेठ शब्दों में अगर हम कहें तो तमाम बयानों पर विराम मिल गया है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया कि विपक्ष सत्ताधारी पार्टी के साथ है, देश के साथ खड़ा है, देश मजबूत है तो राजनीति बहुत है। राकेश जी जी जी, चलिए समझ आते हैं और भी कुछ बातों को लेकर आते हैं। खास करके जरा चलते हैं विजय जी के पास। विजय जी, जो मामला सुबह से जो तूल पकड़ा, खास करके कहा जा सकता है कल से ही बल्कि तूल पकड़ा, माना जा रहा है कि एक बयान आया खास करके एक मिनिस्टर सुदीव्य सोनू का, और जिस तरीके से उन्होंने एक मणिपुर और बाकी राज्यों के तुलना कर दी, कश्मीर से लेकर कहीं ना कहीं बंगाल, झारखंड, तमाम मुख्यमंत्रियों को आज उन्होंने जोड़ लिया उसके साथ। और इस बयान के बाद से माना जा रहा था, जिस तरीके से सफाई दी है उन्होंने, उसमें साफ तौर पर कहा है कि एक सटायर के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है कि सचमुच ऐसे मौके पे इस तरह के सटायर की बात की जा सकती है? ऐसे मौके पे हम लोग इस तरह की बातों को किस रूप में देख सकते हैं? देखिए, समस्या क्या है ना कि जब कभी भी देश इस तरह के संकट से गुजरता है तो लोगों को इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। बट राकेश भाई, मैं एक बात बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर दोनों ही बड़ी पार्टियों के पास कुछ ऐसे नेता जरूर है और कि इस तरह के लूज टॉक करते हैं। और लूज टॉक पता नहीं, हमको लग रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको कवर भी करती है, अल्टरनेट मीडिया भी कवर करती है, तो शायद उनको मनोबल उनका बढ़ता है और वो लूज टॉक करते हैं और चीजों को बदलने की या चीजों को हल्के में लेने की या फिर डिस्कोर्स बदलने की ये लोग कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि भाई कभी कभी होता है कि ये बयानबाजी के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी दो नाम उन्होंने लिए थे, एक सुदीप सोनू जी का नाम लिया और नीरा यादव जी का नाम लिया। तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है और स्लिप ऑफ टंग के कारण इशू नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर स्लिप ऑफ टंग अगर किसी मंत्री से अगर हो जाए तो उनको भी खेद प्रकट करना चाहिए, ये न कि वो जस्टिफाई करे। जैसे कि सुदीप सोनू आज क्या कर रहे थे कि वो कल जो उन्होंने बयान दिया, उनकी जब किरकिरी शुरू हुई तो उन्होंने जस्टिफिकेशन देना शुरू किया। तो ये परिपाटी भी गलत है। जिस नेता का बयान अगर मान लीजिए कि गलत संदर्भ में अगर चला जाता है तो उनको अपनी गलती मान लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं खेद प्रकट करता हूं। तो ये साफ गोई बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है, यही कारण है कि किरकिरी ज्यादा हो रही है। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि जो डिस्कोर्स बदलने वाली बात, तो इस तरह के मौकों पर लोग बहाने ढूंढते हैं, लोग दूसरे की कमियां निकालते हैं और कमियां निकाल करके लोग खुद को बेहतर साबित करने का असफल प्रयास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि खास करके इस तरह के मौकों पर, जबकि अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने साफ कह दिया कि जब राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी ने जो समर्थन दे दिया, जब उन्होंने ये कह दिया
कि सरकार कोई भी निर्णय ले, सेना कोई भी निर्णय ले, कांग्रेस उनके साथ है। तो कांग्रेस के दूसरे नेताओं या फिर क्षेत्र के पार्टी के दूसरे नेता इस पर क्या बयानबाजी करते हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। पूरे देश की नजर महत्व नहीं पड़ता। जरा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्यामल जी। श्यामल जी, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसे समय में कितना संयमित रहना होगा बयानों को लेकर के, खास करके आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। आज कहीं ना कहीं आपके मुखिया खास करके राहुल गांधी जिस तरीके से स्टेप उठाए हैं, कश्मीर गए हैं, उसके बाद से दिल्ली में भी आकर एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, ये सारे बयानबाजी की जब बात आती है तो झारखंड जैसे राज्य के नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं खास करके उसको लेकर के बड़ी चिंता होती है। और कहीं ना कहीं बड़ा कंफ्यूजन होता जा रहा है कि देश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, तो यहाँ विरोधाभास देखने को मिलता है। क्या ऐसे मौके पे श्यामल जी ये विरोधाभास जैसे मुद्दों पर हम बातचीत कर सकते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? श्यामल जी, आवाज आ रही है? चलिए, श्यामल जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, हम कोशिश करेंगे कि उनसे जुड़े। जरा चलते हैं, जरा बीजेपी की तरफ चलते हैं। खास करके विश्वजीत जी, आज कुछ बयान आ रहे थे खास करके कि इस तरह के जब मौके होते हैं, बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, रेल दुर्घटनाओं की चर्चा की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कई तरह की चर्चा होने लगी। आज कहीं ना कहीं हमारे राज्य में खास करके इस तरह की चीजें आई हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ नेताओं ने इस बात की चर्चा की कि जब लाल बहादुर शास्त्री थे, नीतीश कुमार थे, शिवराज सिंह पाटिल का भी जिक्र किया गया कि कुछ घटनाएं हुई, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब अभी केंद्र सरकार में जो बने हुए हैं लोग, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आखिर कौन जवाब दे होगा, कौन देगा जवाब? तो ये सारी चीजें झारखंड में चल रही हैं। क्या लगता है कि झारखंड के नेताओं को किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि आज सवाल यहां से जब खड़े होंगे तो यहाँ के जनता के बीच भी चीजें जा रही हैं। देखिए राकेश जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होगी और उसके जो हुआ है उसके लिए कार्रवाई भी होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई होगी। उसकी शुरुआत अभी संजय जी बता रहे थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, कि कार्रवाई शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में आपको वो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ा नेता, चाहे वो राज्य का हो, केंद्र का हो या विदेश का ही हो, वो अगर कुछ बोलता है तो उस बड़े नेता के फॉलोअर्स होते हैं और उनके फॉलोअर्स जो होते हैं उन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अभी जैसे 5 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में के सदन में खड़े होकर वहां के जो जनरल है, तो वो जनरल ने कहा एक तरह से कि पाकिस्तान के लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि हमने कितनी मुश्किल से भारत से पाकिस्तान को छीना है, हमें जिन्ना सिद्धांत भूलना नहीं चाहिए। और इसका असर जब झारखंड से कनेक्ट करते हैं तो झारखंड में जो गैर जिम्मेदाराना कुछ मंत्री हैं वो जब बयान देते हैं कि सब्र में है मुसलमान, सब्र में है कब्र में नहीं है, मुसलमान कमजोर नहीं है, ये सारी चीज जब बयान आते हैं तो उसका असर यहाँ के लोगों पे पड़ता है, उनके फॉलोअर्स पे पड़ता है और उसका परिणाम होता है कि जब इस तरह की दुर्घटना घटती है, जब इस तरह का आतंकवाद मचता है कश्मीर में, तो यहाँ बोकारो में बैठा हुआ एक नौजवान नौशाद वो लिख के भेजता है कि अलकायदा ने बहुत अच्छा काम किया है और उस बीजेपी और आरएसएस को भी टारगेट करना चाहिए। उसका परिणाम होता है कि झारखंड में एक बहुत बड़ा डॉक्टर इतना इन्फ्लुएंस होता है, उसका माइंड वॉश इस तरह का हो जाता है कि वो यहाँ पे अपना टीम बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रद्रोह के जितने भी एजेंडे हैं वो चलाने का काम करता है, अलकायदा का सपोर्ट करता है। इस तरह की बयानबाजी से सबसे पहले तो ये विकट परिस्थिति है, ये एक तरह से भारत की आत्मा पर चोट है और इस पे हम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी जनता के लोग हैं, सबको मिलके मरहम लगाने का काम करना है। साथ में जिन लोगों ने ये घाव दिया है उनको भी घायल, उनको भी परिणाम तक पहुंचाने का काम करना है। ये बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। आप राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं लेकिन आप कोई मिसाल कायम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी विजय जी एक बड़ी स्पष्ट बात कह रहे थे, आप उच्च तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं, नगर कार्य विकास का प्रभार आपके पास है, पर्यटन मंत्री हैं, अगर आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गया तो आप एक्सेप्ट करिए ना, उसको जस्टिफाई करने का क्या मतलब होता है? और जस्टिफाई करने में भी स्लिप ऑफ टंग मींस आप प्रॉपर होमवर्क करके भी नहीं बैठ रहे हैं।
अगर प्रॉपर होमवर्क करके भी नहीं बैठ रहे हैं और आप एक राज्य के मंत्री हैं, तो सोचिए ये विडंबना नहीं है तो और क्या है। आपको कम से कम अपना बेसिक। विश्वजीत, ये सवाल तब खड़ा हो रहा है जब सुदीव्य सोनू की जैसे मंत्री होने के नाते उन्होंने जो सवाल खड़े किए कि आखिर जवाबदेह कौन होगा, किसको जवाब देना होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा किया है उन्होंने, और खास करके कई लोगों पे सवाल खड़े करते हुए इसका जवाब मांगा है। राकेश जी, घटना होती है, घटना होने के बाद पहले एक्शन होगा, उसके बाद उस पर रिएक्शन देखा जाएगा कि किसकी कमी थी और सारा कुछ क्या हुआ। आज पूरे भारतवर्ष इस इंतजार में है कि आने वाले समय में हम अपराधियों को कैसे दंडित करें, हम पाकिस्तान की कमर किस तरह तोड़ें, ये महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में आपको दिखेगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चलिए जरा संजय समर जी से समझते हैं। विश्वजीत जी, संजय जी, ये जो जवाबदेही की जब बात आती है, कई चीजों का जिक्र चूंकि झारखंड में चल रहा है, रांची में ये सारी चीजें हुई हैं और भी कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इसको क्लियरिफाई करना चाहिए कि आखिर कैसे लिया जा सकता है। क्या लगता है जवाबदेह कौन होगा, इसको लेकर जो सवाल झारखंड जैसे स्टेट से खड़े किए जा रहे हैं, तो आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है, कैसे देखा जा सकता है? देखिए राकेश जी, भाई विश्वजीत जी जो कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे, लेकिन अभी राष्ट्र की बात है और इस राष्ट्र को लेकर के जब सब लोग एक हैं तो एक सूत्री कार्यक्रम है पाकिस्तान पर हमला। और मैं बता दूं कि शिमला समझौता को लेकर के जो 2 झंडे लगे रहते थे, तो पाकिस्तान का झंडा शिमला से हटा दिया गया है। अपने विमानों को, तमाम लड़ाकू विमानों को तेल से भर दिया गया है, कई विमान सीमा पर उड़ रहे हैं। अभी हमको वही जिक्र करने का है और जिम्मेवारी तो तय होगी ही, जिसकी गलती है उसके लिए। देखिए आज हमारे सेनाध्यक्ष भी उपेंद्र जी भी वहां पहुंच गए हैं, 2 दिन पहले गृह मंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे। हमारे फोर्स के तमाम नेवी तेवी की जितने हमारे सेक्टर हैं, सब सेक्टर के लोग वहां पहुंच रहे हैं, आईबी के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं। तो जिम्मेवारी तो तय होगी ही, वो आएगा। लेकिन जो हमारी कैजुअलिटी हुई है उसका बदला लेने के लिए जो कार्रवाई देश स्तर पर अभी तक हो रहा है और विपक्ष ने जो भूमिका निभाई है वो साधुवाद के लिए है और साधुवाद के लायक है। और जो अभी इन लोगों ने जो डिसीजन लिया है, हमें लगता है ऐसा कि बाधा बॉर्डर उन लोगों ने बंद किया था। इधर देखिए अटारी से 180 लोगों को भी हटा दिया गया है। तो पूरी तरह से भारत सरकार मुस्तैद है और कड़ा डिसीजन लेने के लिए तत्पर है। और ऐसा अजय राकेश जी आप समझ लीजिए कि जो तैयारी है, जो चीज सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसमें समझिए कि 70% युद्ध होने का चांस बढ़ गया है। और पाकिस्तान को एक नहीं, इस बार 4 भाग में करने की योजना है। 1971 की बात बताएं तो इंदिरा गांधी 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में की ही नहीं थी, बल्कि उनके सैनिकों को पकड़ करके ले आई थी और अपने इसी रांची में मोराबादी मैदान में खुट्टा में बांध के रखा था। ये रांची गवाह है इसका। आज भी वहाँ मिलिट्री वाले घेर करके वहां अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो पाकिस्तान की कुवत नहीं है, वो छेड़छाड़ छूछाड़ जरूर कर सकता है, लेकिन टकराने की हिम्मत की है तो वो खाएगा। हमारे यहाँ का बजट है राकेश जी 48 लाख करोड़ का जी, और उनका बजट है 5 लाख करोड़ का। कहाँ से सटेंगे? अगर आर्थिक हिसाब से देखा जाए तो हम लोग इतने खर्च करते हैं। ठीक है, कुछ खामियां हैं, विपक्ष कह रहा है कि हाँ भाई 1,80,000 बहाली नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो ये सब का समीक्षा अभी करने का अभी जरूरत नहीं है। अभी एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि पाकिस्तान को किस तरह से तोड़ करके और उसको 4 भाग कर दिया जाए। बलूचिस्तान की स्थिति ये है कि वहाँ रोज तिरंगा फहरा दिया जा रहा है, वहाँ के लोग भारत में मिलने के लिए बेचैन है। पाकिस्तान ऐसे ही भूखमरी के कगार पर रहा था, भूख से जूझ रहा था, पानी बंद हो गया तो पानी से भी जूझ के मरेगा। तो वो लड़ने का ताकत नहीं रखता है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी जरूर कर रहा है। तो उसको नकेल, हमें ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन में अपनी सेना जो है 2 से 3 दिन में कार्रवाई करके उनको पनिश कर देगी। राकेश जी, चलिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारत का मनोबल ठीक है, और खास करके जिस तरीके से अगर मनोबल तोड़ने की कोशिश ना की गई किसी की तरफ से, खाली इस तरह की बयानबाजी नहीं आए, खास करके जफीर जी भी हमारे साथ बने हैं। जफीर जी, आपकी सरकार राज्य में है, ऐसे मौके पे जब कहा जाता है कि राज्य कहीं ना कहीं एक बेहतर संकेत देता है, झारखंड से भी काफी उम्मीदें हैं, तमाम लोगों को, मुख्यमंत्री भी बाहर हैं, इसके बावजूद
कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के तरफ से कुछ कुछ बयान आ जा रहे हैं, राज्य में जो सरकार चला रही है उनके तरफ से इस तरह के बयानों के माध्यम से जो चीजें मैसेज जा रहा है वो शायद समाज में भी और राज्य में और देश में भी कहीं ना कहीं एक अलग सवाल खड़ा कर रहा है। क्या लगता है कि आप लोग इस तरह की चीजों को रोकने के लिए बातचीत कर पाएंगे क्या? जरूर इस पर पहल होनी चाहिए। अगर की बयानबाजी करते लेकिन उसके तरफ से वो अफसोस समझ जाते। एक पहले लिखे का एक तरीके से काम कर रहे हैं कि बहुत सम्मानित पद पर जो की तरह तो बिल्कुल गलत है, तो उससे करनी चाहिए कि उससे गलती नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे देश की बात और देश के लिए मैं जान देने के लिए जान लेने के लिए तैयार। जहाँ तक हमें अफसोस इस बात की होती है कि जिस जगह पर वहाँ पर हुई है ये घटना घटी है, वहाँ पर सबसे पहले हमें ये इंक्वायरी देखना चाहिए कि इनका वहाँ पर हमारी सुरक्षा चाहिए कि किसी कारण से हुई या कैसे वहाँ पर उग्रवादी आके प्रवेश कर दी। हम लोग तमाम लोग बैठकर मीडिया में डिबेट करते हैं, बहसबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फलाना तारीख कैसी हुई, फलाना तारीख कैसे हुआ, देश कैसे आजाद हुआ। आप हमेशा याद करें कि देश जिस तरीके से आजाद हुई है उस वक्त लोग कितनी बड़ी कुर्बानी दी, उससे भी बड़ी कुर्बानी आज देश को बचाने के लिए देना है। ये लोग जिन लोगों ने कुर्बानी दी जिसकी वजह से आज हम गद्दी के बर्दाश्त के इस पर शासन कर रहे हैं, इन लोगों को भी देखना चाहिए कि ये मुझ किस तरीके से आजादी हुई है। इतनी छोटी जब सुरक्षा आप नहीं बचा सकते हो तो इस देश को आप कैसे बचाएंगे? अपनी भी जिम्मेदारी को देखिए कि किस कारण हमारी इतनी बड़ी घटना एक कार किया और आतंकवादियों ने जंगलों को ढूंढ दिया। ये सबसे पहले इसको इंक्वायरी करने की बात है कि किस रास्ते से हमारे आतंकवादियों ने उन्होंने घुसा, हमारी सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं थे, क्या कारण मिली जो इतनी बड़ी घटना घट गई। घटना घट जाने के बाद हम तमाम नीति वाले लोग बैठते हैं और तरह तरह की मन की बातें सोचने लगते हैं, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। घटना घटने से पहले इस जगह पर हमें देखना चाहिए था कि क्या यहाँ पर ये टूरिस्ट वाले लोग जो आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, क्या उनकी सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं है। ये सब चीज पर जो हमें ध्यान रखना। हमारे घर में अगर चोरी हो जाती है तो क्या मेरे घर के दरवाजे खुले थे नहीं थे, क्या हमारे घर के लोग मिले चोर से कैसे वो चोर हमारे घर में प्रवेश कर गया, कैसे जान गया तिजोरी हमारी कहाँ पर है, दरवाजे हमारी कहाँ पर है, ताले हमारे कहाँ। चलिए, सरकार आपकी है, निश्चित तौर पे आप लोग एकजुटता दिखाएंगे और खास करके बातचीत करेंगे। जरा विजय जी के पास फिर एक बार चलते हैं। विजय जी, जो माहौल है, खास करके एक दो सवाल और आ रहे थे खास करके कि आंदोलन किसके खिलाफ है, ये भी बड़े तेजी से सवाल खड़े किए गए हैं आज के दिन में कि आखिर पूरे देश में जिस तरीके से आंदोलन का दौर चल रहा है, आखिर कहीं ना कहीं उसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आंदोलन, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कई जगहों पे सांकेतिक आंदोलन किए जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर ये आंदोलन किसके खिलाफ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। हमको लग रहा है कि जो भी लोग आंदोलन का रास्ता पकड़ रहे हैं या जो लोग विरोध प्रदर्शन का रास्ता पकड़ रहे हैं, श्रद्धांजलि तक ठीक है, देश के अंदर गुस्सा है, ये सबको पता है। बट थोड़ी देर पहले जो वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी जो बात कर रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, जो हालात देश के अंदर है और जिस ढंग की सरकार देश में अभी चल रही है, सरकार ने एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि जितने विपक्ष के नेता थे उनको बुला करके उन्होंने उनसे मंतव्य ले लिया है, उनका विचार वो जान लिया है। और विचार जानने के बाद जो बातें मीडिया में आई हैं और जो उनके पार्टियों की तरफ से, मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से जो बयान आए हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि सभी ने केंद्र की सरकार को समर्थन दिया है पहलगाम के मामले में कार्रवाई को लेकर। लेकिन अब यहां से गृह मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, आपके एनएसए अजीत डोभाल और जो तीन सेना के हमारे कमांडर हैं, जो तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं, इन सबके बीच अब जाकर मामला है। अब इनको तय करना है कि भाई आगे इनके क्या होना है। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते सभी बातों पर हम लोग जिक्र कर सकते हैं, बट रणनीति को लेकर के मीडिया में बहुत ज्यादा बातें नहीं होंगी, हमको पता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, स्वयं सेना अध्यक्ष भी कुछ भी नहीं बोलेंगे इस बारे में, बट कार्रवाई होगी। लेकिन जो सीमा पर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं, उसका मैं बहुत ज्यादा असर नहीं देख रहा हूं। किसी बड़े युद्ध की आशंका, किसी बड़े युद्ध का आसार एज ए राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर होगा कि केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार, स्वयं नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो गृह मंत्री का जो तेवर रहा है, रक्षा मंत्री स्वयं राजनाथ सिंह कई बार बोल चुके हैं
और जो तीनों सेना का जो पराक्रम रहा है कहीं ना कहीं बड़ा होगा, कुछ कड़ा होगा, लेकिन बड़े युद्ध की तरफ पाकिस्तान और भारत को मैं बढ़ता नहीं देख रहा हूं। सीमित कार्रवाई होगी, सटीक कार्रवाई होगी और मारक क्षमता इतनी होगी कि कम से कम देश के लोगों का जख्म जो हरा है उस पर मरहम लगेगा। लेकिन बड़े युद्ध और सीमा पार से बड़े जिसको कह सकते हैं कि एक आर पार की लड़ाई, उसकी संभावना से मैं इनकार करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। चलिए विजय जी, जो भी होगा हम लोग जरूर उसका स्वागत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विश्वजीत जी हैं। विश्वजीत जी, अमूमन पूरे देश में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भी आंदोलन के मूड में है, सड़कों पे दिखाई पड़ रही है। इसके मायने क्या देखे जा सकते हैं? कई लोगों ने सवाल किए हैं इस बारे में और पूछा है कि आखिर बीजेपी सड़कों पर उतरकर किसके खिलाफ आंदोलन कर रही है? राकेश जी, श्रद्धांजलि को आंदोलन का रूप मत दीजिए। वो श्रद्धांजलि अगर कोई दे रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कर रहा है, तो वह हमारा मानवीय चेहरे के तौर पे देखना चाहिए। इतने लोग हताहत हुए हैं कि हमारे मन में भी कुछ संवेदनाएं होंगी और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो किन लोगों को तकलीफ हो रहा है, किन लोगों को चोट पहुंच रहा है? दूसरी बात, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे आप ही के चैनल पे कि चोर आपके घर में कैसे घुसे, और चोर को पहले ये पता करिए कि चोर दरवाजा खुला था, गेट खुला था, ताला नहीं लगा था। अरे भाई साहब, मैं तो धन्यवाद करता हूं राकेश जी का और संजय समर भैया का कि वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भाजपा का, वो धोएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे मित्र कि चोर हमारे घर में घुस गया, उसने घटना भले ही कर दिया हो, लेकिन पहले हमको उसको पीटेंगे, दंडित करेंगे, उसको उसकी औकात दिखाएंगे, उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि गेट खुला रह गया, क्या हो गया। लेकिन इतना तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोबारा अगर गेट खुला भी रह जाए तो उसकी औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे घर में घुस के चोरी करने की, हमारे घर के ऊपर नजर उठाने की कोशिश करे। दूसरी बात, ये प्रतिशोध का समय है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि भारत कितना कठोर प्रतिशोध लेता है और जो 26 हमारा श्रद्धांजलि, जो 26 लोग चले गए, जिनको हताहत किया गया, जिनको मार दिया गया है, उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी तभी मिलेगी। तीसरी बात मैं कहता हूं कि आप सोच लीजिए, आतंकवाद से में हमारे एक यहाँ झारखंड के निवासी मनीष रंजन जी का शव आया और कल की घटना है ये। मनीष रंजन जी जो स्वर्गवासी हो गए इस आतंकवादी घटना में, एयरपोर्ट पे यहाँ किस तरह का मैसेज ये गवर्नमेंट देना चाहती है कि वहां पे ना कोई पदाधिकारी, ना एमएलए और ना ही कोई मंत्री गया। जा नहीं सकता था क्या? श्रद्धांजलि नहीं दे सकता था क्या? अकेले वो शव छोड़ दिया गया कि कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। ये किस तरह का चेहरा, किस तरह का अमानवीय चेहरा अपनी जनता को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो फिर से होगा और संजय समर भैया ने कहा कि 4 भाग में तोड़ा जाएगा। 4 भाग में नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाएगा पाकिस्तान को। और इस बार आपसे सिर्फ यही निवेदन होगा, जितने विपक्ष के लोग होंगे कि वो आप हमारा साथ दीजिएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो फुटेज आपसे निवेदन है कि वीडियो फुटेज मत मांगिएगा, उसके सबूत मत मांगिएगा। हाँ, देश पाकिस्तान टूटे, पाकिस्तान पे कार्रवाई हो तो आप भारत की सरकार का साथ ऐसे ही दीजिए जिस तरह आपने वीडियो में कहा है और जनता को ये दिखाने का, मैसेज देने का कोशिश किया। आप अभी कुछ कह रहे हैं और बाद में सर्जिकल स्ट्राइक का या जो भी प्रतिशोध में जो कार्रवाई की जाएगी उसके सबूत मांगिएगा, तो एक तरह से ये जनता को छलने का काम होगा भारत के। चलिए बिस्मिल जी, इस बार की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो जानकारियां हैं, खास करके कि 20 से अधिक देशों का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, उनका सपोर्ट है आतंकवाद के खिलाफ जब बातचीत आती है। तो संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, आपसे पास आ रहे हैं, ये जो आज इंटरनेशनल स्तर पर जब चीजें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सारी चीजों को देखा जाता है तो उस स्तर पर भी कहा जाता है, और अब हाल के दिनों की बातचीत की जाए तो एक बात सामने आती जा रही है जिसका जिक्र आपने थोड़ा किया है कि अब युद्ध जो होगा कई तरीके से होंगे, उसमें एक आर्थिक स्थिति को भी देखने का मौका मिलेगा, जैसा कि आपने चर्चा किया जीडीपी को लेकर के। क्या लगता है जिस तरीके से आज के हालात दिखाई पड़ रहे हैं, विश्व स्तर की बातचीत की जाए, जितना समर्थन मिल रहा है, कितना दबाव हो सकता है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए? क्या सचमुच कुछ अचीवमेंट होने की संभावनाएं दिखती हैं?
देखिए राकेश जी, आपने दूसरों से जो सवाल किया था पहले, उसका जवाब हम देते हैं। ये जुलूस किसके लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि दोनों लोग जुलूस निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कटक से लेकर अटक तक पूरे हिंदुस्तान उबाल पर है। खास करके कश्मीर के लोग, जहां ये निर्मम विभत्स हत्या हुई, वहां के लोग भी काफी नाराज हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस मौत का बदला लिया जाए। और इस तरह के जुलूस निकालने के पीछे कारण यह होता है कि तमाम उच्च आयोग, हर कंट्री का यहाँ एम्बेसी है, उस एम्बेसी को ये सूचना जाए कि भारत में इस विषय को लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, इसलिए भी इस जुलूस को निकाला जा रहा है और ये तमाम जगह से रिपोर्ट वहां जा रही है। अब आपका सवाल है कि भाई जो स्थितियां आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी, आर्थिक रूप से जो नाकेबंदी की जा रही है तो पाकिस्तान का क्या असर होगा। तो मैं खुल करके बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री जो है भारत के समर्थन में है। चाहे अमेरिका को ले लीजिए, चाहे चाइना को ले लीजिए, किसी कंट्री का नाम लीजिए जो मजबूत कंट्री है, वो सब अभी भारत के साथ है। और पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इधर भभकी दे रहा है कि हम परमाणु कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अभी सब कंट्री के लोग मिल करके इस पर भी तय करेंगे। ये फैसला यूएनओ में लिया जाएगा कि कहीं उनका परमाणु पर, जिस परमाणु पर कूद रहे हैं, वो परमाणु कहीं सब कंट्री मिल करके उनको सीज न कर दे, क्योंकि पूरे विश्व में ये प्रचार हो चुका है या फैली हुई बातें हैं कि जितने भी आतंकी पैदा करता है वो पाकिस्तान ही है और संरक्षण भी देने वाला पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का मरोगत नहीं होनी चाहिए, ये सबके जेहन में बैठा हुआ है। तो हमें ये लगता है कि जो कार्रवाई होगी, ये जो फैसला अभी लिया जाएगा, ये कठोर कदम होंगे। और कोरोना के बाद, कोरोना में पूरे विश्व का रीढ़ जो टूट गया है, वो रीढ़ टूट करके जो अर्थ थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, सब कुछ जैसे जैसे हर कंट्री का पटरी पर आ रहा था, ये लड़ाई अगर होती है तो फिर पूरे विश्व को तो नुकसान होगा ही। इसी से पूरा विश्व भारत के साथ रहेगा और दबाव पूरा पाकिस्तान पर बनाएगा कि तुम चुप रहो और तुम बदतमीज हो, बदमाश हो, बेहाया हो। यहाँ तक वो लोग काम करेंगे। और अर्थ की जहां तक बातचीत है तो हर मामला में भारत मजबूत है। भारत के सैनिकों की भुजाएं फड़फड़ा रही है राकेश जी। अभी आदेश होगा तो अभी वो लोग तुरंत का तुरंत अटैक कर देगा। कई अपने मित्र लोग भी हैं जो सेना में है, छोटे पद पर भी हैं, बड़े पद पर भी हैं, उन लोगों से भी बात होती है तो वो लोग भी अपनी मजबूती बताते हैं। बाकी दूरदर्शन टीवी में तो हम लोग जो देखते हैं या जो रिलीज होता है बजट, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत मजबूत है। भारत के सामने पाकिस्तान का टिकना मुश्किल है। कौन लड़ाई जीत पाया है पाकिस्तान? हाल की लड़ाई अगर कारगिल का है तो उसमें भी उसको मुंह खानी पड़ी है, रगेद के मारा गया है। तो वो लेकिन बार बार वो अपनी नापाक इरादे से भारत को तंग करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है। तो इस बार उसको अच्छी सीख मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। राकेश जी विजय जी, एक बार और आपके पास आते हैं, जरा समझते हैं एक और चीज को। खास करके मेरी कुछ सुरक्षा के विशेषज्ञों से बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि आतंकी गतिविधियां तो छोटी बात कही जा सकती है कि वे लोग को अंदर लाया जाता है, लेकिन लाने वाला व्यक्ति कौन होता है, कौन कौन से लोग संरक्षण देते हैं, इसको लेकर आक्रमण होना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं अटैक होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बार जो पाकिस्तानी सेना है, जिसके संरक्षण में हमारे देश में आतंकी घुसते हैं, उनको कैसे कहा जा सकता है, उन पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है? क्या लगता है कि उनके संरक्षण में जो लोग हैं उन पर धराशायी करने के लिए कोई ना कोई बड़ी योजना की तैयारी हो सकती है क्या? राकेश जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत बड़ा और व्यापक सवाल है, क्योंकि जिस ढंग से आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है, घुसपैठ कराया जाता है, उसमें बहुत सारे चैनल होंगे जिनको एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके काम करना पड़ता है। और बिना पाकिस्तान के सहयोग के, पाकिस्तान सरकार के सहयोग से, वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सहयोग से, वहां के सेना के सहयोग से आतंकवादी पनप नहीं सकते, आतंकवादी घुसपैठ नहीं कर सकते, आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के संरक्षण में, वहां के एजेंसी के संरक्षण में, वहां के सेना के संरक्षण में जो आतंकवाद, जो छद्म युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ा है भारत के खिलाफ एक लंबे समय से, हम तो लग रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो आपने सॉल्यूशन पूछा है,
पाकिस्तान के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो फौरी कदम भारत ने उठाया और सबसे बड़ा जो कदम वहां पे उठाया कि पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया, तो सिंधु नदी का जो जल रोका गया है, ये एक बड़ा कदम है। 23% जो आबादी है, 23% जो किसान है पाकिस्तान के, वो सिंधु नदी पर डिपेंड करते हैं। तो भारत ने एक अच्छा कदम किया है वहां पर क्रैक डाउन करने के लिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है भारत के दूसरे देशों के साथ, वो भी आज के समय में इस मामले के बाद जितने प्रगाढ़ हुए हैं, जितने मजबूत हुए हैं, जितने मजबूती के साथ दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से अलग थलग करने का ये बहुत अच्छा मौका है। भारत को चाहिए कि न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जो भारत के साथ जो ट्रीटी है, भारत के साथ जो व्यापार की जो संधियां है पाकिस्तान के साथ, उनको भी निलंबित करना चाहिए। व्यापार संबंध भी खराब होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और उसके अलावा जो सैन्य साजो सामान की आपूर्ति करने वाले जो देश हैं, जो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे देशों से भी बात होनी चाहिए कि एक आतंकवाद परस्त मुल्क के साथ सामरिक जो साझेदारी है आपकी, वो कहीं ना कहीं भारत की अनदेखी करता है, भारत को अहित पहुंचाता है। तो ऐसे देशों के साथ जो मित्रवत देश भी हैं, तो ऐसे देशों के साथ बातचीत करके वहां से भी इसको क्रैक डाउन किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, चलिए कई चीजें हो सकती हैं, हालांकि जी 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 विजय जी 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 जो ये आपके राजपथ पर वो हथियार सिर्फ शोभा की वस्तु नहीं है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इस मौके पर सेना का हाथ खोलना चाहिए कि पाकिस्तान को सैन्य दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मात दिया जा सके। आतंकवादियों की कमर तोड़ने से पहले पाकिस्तान की सरकार की कमर तोड़नी जरूरी है। चलिए, सरकार की कमर तोड़नी जरूरी है पाकिस्तान की, और निश्चित तौर पे जैसा कि आप लोग संकेत दे रहे हैं, जफीर जी भी शायद इस दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जफीर जी, क्या लगता है कि मैंने जैसे कहा कि जो आतंकी है, प्रवेश कराने वाला कौन कौन है, उसकी कमर तोड़नी जरूरी है, विजय जी ने भी समर्थन किया। क्या लगता है कि आपको इस दिशा में कितना कदम बढ़ाना सही होगा? बिल्कुल सही बात है। हमने इससे पहले भी कहा था कि आखिर हमारे शहर में कौन प्रवेश क्यों प्रवेश, सुरक्षा की कमी। अभी आपने कहा था कि हमारी सेना के अध्यक्षों से भी हमारी बातचीत हो रही है कि उनके प्रवेश का कारण क्या है, क्या कैसे जो प्रवेश कर जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पहली अपनी कमजोरी को देखी। मैं सेना के साथ तैयार हूँ, लड़ने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले भी मजबूत बनना पड़ेगा, मजबूती भी करना पड़ेगा। हम मजबूत करते हुए बयानबाजी करने लगते हैं, हम उनको ऐसे करेंगे, हम ऐसे पीटेंगे, ये करने की बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में एक परिंदा भी पर न मारे, और ये पाकिस्तान जैसे हजारों मुल्क हमारे जूते के नीचे में रखे हुए हिंदुस्तान की तमाम बच्चाओं की तरफ इतनी ताकत है कि अगर वो 25 करोड़ अगर उसके पास चलेगा तो उसे साथ छोड़ के बदलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए जरा विश्वजीत जी से भी समझ लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। विश्वजीत जी, जिस तरीके से केंद्र में आपकी सरकार है, लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है, अमूमन ऐसे मौके पे सरकार की एक रणनीति होती है, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बेहतर रणनीति देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि सचमुच पाकिस्तान को जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, पाकिस्तान से जिस तरीके से आतंकियों को समर्थन दिया जा रहा है, उसके बड़े आंकड़ों को कहीं ना कहीं छुपाकर रखने की कोशिश की जा रही है, क्या केंद्र सरकार और बीजेपी सचमुच इसे तोड़ने की कोशिश करेगी क्या? देखिए राकेश जी, एक मिनट मैं राकेश जी आपकी बात को काट रहा हूँ। विश्वजीत जी, राकेश जी, विश्वजीत जी, राकेश जी जी राकेश जी, देखिए सीधी सी बात है, जी जी, पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पाकिस्तान ने हमारे साथ युद्ध भी किए हैं और हर युद्ध में मुंह की खाई, और जब जब वो युद्ध में सफल नहीं हुए तो वो लगातार एक तरह से शुरू से लेके अब तक गोरिल्ला वार छेड़ के रखे हुए हैं, और हमेशा से घाटियों को डिस्टर्ब करने का या सरहद से लगे जो राज्य हैं उनको डिस्टर्ब करने का काम वो करते हैं, और हमेशा ऐसे ही इन्फिल्ट्रेशन एक तरह से होता रहता है वहां की सेना की मदद से, वहां के ट्रेनिंग कैंप्स, आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स की मदद से ये लोग छुप छुप के हमारे बॉर्डर्स में घुसते रहे। पिछले कुछ समय में जब से भाजपा की सरकार आई है, एक तरह से कमर टूटा है, लेकिन ये शायद पूरी तरह अभी टूट नहीं पाया है। जिस तरह से घुसपैठ पहले हो जाया करता था, उस तरह से घुसपैठ पे बहुत अंकुश हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि कहीं बूंद बूंद करके अभी भी हो रहा है, जिसका नतीजा अभी आपको देखने को मिला। ये समय है, ये ऐसा समय है जब पूरे विश्व का सेंटिमेंट्स आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के साथ है, और मुंह जवाब देना है, और
पूरी तरह से पाकिस्तान चलिए, माकूल जवाब दिया जाएगा और खास करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जिस रणनीति से काम कर रही है उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो गरिमा है उसको कैसे बरकरार रखते हुए बेहतर दिशा में कदम उठाया जा सकता है। निश्चित तौर पे केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से काम करने को तैयार है। उम्मीद है कि आप सभी भी इसमें पूरा सहयोग देंगे, तमाम राजनीतिक दल के लोग और आम जनता भी। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि खास करके जिस तरीके से झारखंड जैसे राज्य में बयानबाजी तेज हो जाती है और ऐसे मौकों पे जब कहा जा सकता है कि पूरा देश एकजुट होना चाहिए, वैसे मौके पे अगर राजनीतिक बयानबाजी के तौर पे देखा जाए और वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इसे स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।